निफ्टी एफएमसीजी लास्ट 6 मंथ्स में 19% गिर गया है। मार्च 2024 से निफ्टी एफएमसीजी सितंबर 2024 में अपने पीक पर था। तब के 65,000 पॉइंट्स से गिर के ये अभी तक 53,000 पॉइंट्स तक गिर चुका है। निफ्टी एफएमसीजी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक निफ्टी 50 बस 9% गिरा। एफएमसीजी स्टॉक्स को यूजुअली लोग डिफेंसिव मानते हैं, मतलब इनके प्राइसेस कुछ हद तक स्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, मतलब फूड, बेवरेजेस और पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स का डिमांड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के समय बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। आफ्टर ऑल ये बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आप खाना तो खाओगे ना। तो यूजुअली इकोनॉमिक वीकनेस के समय हम दूसरे प्रोडक्ट्स जो नेसेसिटीज़ नहीं है उन पे खर्चे कम कर देते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें और दूसरे नेसेसिटीज़ खरीदना कम नहीं करते। लेकिन फिर भी इंडिया के ज़्यादातर एफएमसीजी स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एफएमसीजी कंपनीज इन स्ट्रगल से कैसे डील कर रहे हैं। फिर हम एफएमसीजी कंपनीज के इन डिसीजंस का इम्पैक्ट भी समझेंगे। और आखिर में हम इस सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एफएमसीजी कंपनीज के इन स्ट्रगल्स के पीछे दो मेजर रीजंस हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा रीजन है फॉलिंग अर्बन डिमांड। एफएमसीजी सेक्टर के लिए अर्बन पॉपुलेशन का डिमांड एक मेजर सोर्स रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के हिसाब से एफएमसीजी कंपनीज के टोटल सेल्स का 2/3 हिस्सा अर्बन एरियाज से आता है और रिसेंटली इस ग्रोथ में एक स्लो डाउन आ गया है क्योंकि अर्बन कंज्यूमर्स का डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया है। देखो, वेज ग्रोथ FY23 से ही वीक चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वेस के ये चार्ट्स देखिए। सैलरीड एम्प्लॉय और कैजुअल वर्कर्स दोनों के नॉमिनल वेजेस बढ़े हैं, लेकिन उनके रियल वेजेस या तो गिर रहे हैं नहीं तो फ्लैट हैं। ये डिस्टिंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल वेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। रियल वेज एक वर्कर का एक्चुअल परचेजिंग पावर दिखाता है। ये ग्राफ से एक बात क्लियर है, इंडियन वर्कर्स के वेजेस बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका परचेजिंग पावर इक्वली नहीं बढ़ रहा है। जहां एक तरफ परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रहा, दूसरी तरफ अर्बन रीजन्स का रेंट बढ़ रहा है। अर्बन एरियाज के रेसिडेंट्स के टोटल स्पेंडिंग में रेंट का शेयर बढ़ रहा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से 2023-24 में अर्बन स्पेंड्स का लगभग 7% रेंट पे ही खर्चा हो जाता था। तो स्लो वेज ग्रोथ और बढ़ते रेंटल एक्सपेंसेस के कारण अर्बन एरियाज के पॉपुलेशन का डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है। और डिस्पोजेबल इनकम कम होने से लोग खर्चे सिर्फ उन चीज़ों के लिए करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। जहां अर्बन डिमांड वीक हो रहा है वहीं रूरल डिमांड बढ़ रहा है। अच्छे मॉनसून और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण रूरल एरियाज का इनकम बढ़ा है। इस वजह से रूरल डिमांड अर्बन डिमांड के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। नीलसन IQ के रीसेंट डेटा के हिसाब से जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक लगातार 4 क्वार्टर से अर्बन डिमांड रूरल डिमांड से वीक रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रूरल डिमांड 5.7% से 9.99% तक बढ़ा है। इस सेम पीरियड में अर्बन डिमांड 2.6% से 5% तक बढ़ा है। ये तो हुआ एफएमसीजीज के डिमांड साइड का इशू, पर इंडस्ट्री सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रगल नहीं कर रहा। एफएमसीजी कंपनीज के सप्लाई साइड में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कमोडिटी इन्फ्लेशन। और यही दूसरा रीजन है एफएमसीजी इंडस्ट्री के स्ट्रगल के लिए। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन से कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े हैं और इनसे एफएमसीजी कंपनीज पे क्या असर पड़ा है। सबसे पहला कमोडिटी है पाम ऑयल। पाम ऑयल का यूज स्नैक्स, सोप्स और पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स में होता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से पाम ऑयल प्राइसेस सितंबर से 30% तक बढ़ गए हैं। पर ऐसा क्यों? देखो, इंडिया मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। इन दोनों कंट्रीज में पुअर वेदर कंडीशंस के कारण इनके क्रॉप प्रोडक्शंस कम हो गए हैं, तो सप्लाई कम हो गया। और सप्लाई कम होने के साथ साथ इंडिया का पाम ऑयल डिमांड भी बढ़ गया है। पाम ऑयल का यूज बायोडीजल के लिए भी होता है। इस ऑल्टरनेट यूज के कारण पाम ऑयल का डिमांड और बढ़ गया है, जबकि सप्लाई कम है। तो हाई डिमांड एंड लो सप्लाई की वजह से पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। इससे ब्रिटानिया, HUL, P&G जैसे कंपनीज पे इफेक्ट पड़ा है। ग्लोबली कॉफी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। कॉफी प्राइसेस सितंबर 2024 से 60% तक बढ़ गए। वीट के प्राइसेस भी 31% तक बढ़ गए। हीट वेव्स के कारण डोमेस्टिक वीट सप्लाई कम हो गया है। साथ ही साथ इंडिया में वीट की डिमांड बढ़ी है। 112.24 मिलियन मेट्रिक टन्स के साथ चाइना के बाद इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट वीट का कंज्यूमर है। डिमांड और सप्लाई के इस मूवमेंट के कारण वीट का एक शॉर्टेज क्रिएट हुआ, जिससे इसके भी प्राइसेस बढ़ गए। अब देखो, एफएमसीजी का बिजनेस एक वॉल्यूम गेम है, मतलब मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट
कंपनीज ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो की रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ने से एफएमसीजी प्लेयर्स के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ता है। Q3 FY25 में गोदरेज कंज्यूमर्स ने अपने मार्जिन्स में 175 बेसिस पॉइंट्स का फॉल अनाउंस किया। ये मार्च 2022 के बाद का पहला इतना बड़ा फॉल है। इस फॉल का मेजर रीजन पाम ऑयल प्राइसेस का राइज ही था। ये तो हो गए एफएमसीजी कंपनीज के प्रॉब्लम्स। चलिए अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम से ये एफएमसीजी कंपनीज कैसे डील कर रहे हैं। देखो दोस्तों, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है प्राइस हाइक। मैंने पहले दो इंपॉर्टेंट बातें कही थी। पहला, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिमांड इनइलास्टिक होता है, मतलब प्राइसेस बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड बहुत ज्यादा नहीं गिरती। और दूसरी बात यह है कि इनपुट्स के कॉस्ट बढ़ने से एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ सकता है। इस मार्जिन प्रेशर को कम करने के लिए एफएमसीजी ने कंज्यूमर्स के इनइलास्टिक डिमांड का फायदा उठाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए। इससे इनके रेवेन्यूज बढ़े और इनके मार्जिन्स पे प्रेशर कम हुआ। Q3 FY25 में एफएमसीजी इंडस्ट्री का सेल्स वैल्यू 10.6% बढ़ा। HUL और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने Q3 FY25 में सोप कैटेगरीज के प्राइसेस 10% तक बढ़ाए। लेकिन इन्होंने रिसेंटली ये भी मेंशन किया कि इस प्राइस राइज से इनके इनपुट कॉस्ट का राइज ऑफसेट नहीं हुआ है और शायद वो आगे भी प्राइस हाइक्स करेंगे। दूसरे कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने Q3 FY25 में अपने प्राइसेस 2% बढ़ा दिए। बढ़ते कमोडिटी प्राइसेस के कारण जून FY26 तक टोटल प्राइस हाइक्स 6% से 6.5% तक जा सकते हैं। टाटा कंज्यूमर के मार्जिन्स भी एराटिक वेदर कंडीशंस के कारण अफेक्ट हो गए। इनके लिए टी और सॉल्ट के कॉस्ट बढ़ गए। टाटा कंज्यूमर के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुनील डिसूजा ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी प्राइस हाइक शुरू कर दिए हैं और फ्यूचर में प्राइसेस और भी बढ़ा सकते हैं। जहां ज्यादातर कंपनीज अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वहीं HUL ने एक इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का यूज कम करना स्टार्ट कर दिया है। इससे उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो सकते हैं और उनके मार्जिन्स बिना प्राइस बढ़ाए प्रोटेक्ट हो सकते हैं। प्राइसेस ना बढ़ाना HUL के लिए फ्यूचर में फायदेमंद हो सकता है। दूसरी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने प्राइसेस तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कंज्यूमर साइड से दिखने लगा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एफएमसीजी इंडस्ट्री के सेल्स वैल्यू Q3 FY25 में 10.6% बढ़ गए। इस राइज के पीछे बढ़ते प्राइसेस ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। HUL के कॉन कॉल में कंपनी ने मेंशन किया कि उनके सेल्स वॉल्यूम फ्लैट रहे, लेकिन उनके बढ़े हुए प्राइसेस के कारण उनका टर्नओवर बढ़ गया। सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है। नीलसन IQ के एक रिपोर्ट के हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर के सेल्स वॉल्यूम Q3 FY25 में 7.1% बढ़े, वहीं यूनिट ग्रोथ 8% बढ़ा। वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब है कि प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बिका। यूनिट ग्रोथ का मतलब है कि प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स या पैक्स के सेल्स में ग्रोथ होता है। नीलसन IQ के हिसाब से यूनिट ग्रोथ का वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा होना यह दिखाता है कि कंज्यूमर्स अब सेम प्रोडक्ट्स के छोटे पैक्स खरीद रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर्स भला छोटे पैक्स क्यों खरीद रहे हैं? इसका कारण है प्रीमियमाइजेशन। प्रीमियमाइजेशन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है। 2020 से 2022 के पीरियड में कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में काफी चेंजेस आए हैं। वो अब बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। ये ट्रेंड काफी सारे इंडस्ट्रीज में देखा जा रहा है। FY24 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% नए रजिस्ट्रेशंस SUVs के थे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और NCR रीजन में लग्जरी प्रॉपर्टीज के लिए डिमांड बढ़ रहा है। 2 करोड़ रुपीज से 5 करोड़ रुपीज के अपार्टमेंट्स का डिमांड 2019 से 2024 तक 400% बढ़ गया है। वैसे ही FMCG सेक्टर में भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है। नीलसन IQ के रिपोर्ट के हिसाब से प्रीमियम सेगमेंट टोटल FMCG सेल्स में 27% कंट्रीब्यूट करता है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में स्विच करने से कंज्यूमर हैबिट्स में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। एक बार कंज्यूमर्स बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं तो वो वापस क्वालिटी कम नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो अपने कंजम्पशन का क्वांटिटी कम करने की कोशिश करते हैं। FMCG इंडस्ट्री में ये क्वांटिटी रिडक्शन छोटे पैक्स खरीद के किया जाता है। ये छोटे पैक्स उन्हें सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम प्राइस में एक्सेस करने देते हैं। FMCG डिमांड का ये स्लो डाउन आने वाले कुछ समय में वापस कंट्रोल में आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के यूनियन बजट कंज्यूमर्स के डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे डिमांड ट्रेंड्स और भी बदल सकते हैं। Q3 FY25 में अर्बन डिमांड 5% पे रूरल डिमांड से तो कम है, लेकिन ये Q2 FY25 के 2.6% से ऑलमोस्ट डबल है। तो अर्बन डिमांड स्लो तो है, लेकिन ये रिकवर करना शुरू भी कर चुका है। मारिको के MD और CEO सौगत गुप्ता ने इस पोटेंशियल ग्रोथ पे कहा कि ऑब्वियसली द इम्प्रूवमेंट विल नॉट बी लाइक अ हॉकी स्टिक और काइंड ऑफ अ यू टर्न, बट इट विल इम्प्रूव डेफिनेटली। इंडिया का FMCG सेक्टर एक टग ऑफ वॉर के बीच में है।
एक तरफ इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से एफएमसीजी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं बढ़ते प्राइसेस के कारण कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में कई चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एफएमसीजी सेक्टर का ये स्लो डाउन टेम्पररी है या क्या ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।